तो हाँ बच्चों, अब तक हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे उसमें पढ़ा था सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन, दूसरा पढ़ा था हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब जो है, जो आपके टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं एक बात बता दूंगा आप सही बच्चों को, इस टॉपिक में पिछली बार नीट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। इस बार भी इस टॉपिक में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आल्दो इससे पहले वाला जो टॉपिक था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हमने इससे पहला जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 2 यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो आपको ऑनलाइन पढ़ाया था। हमने आपसे पहले ही कही थी कुछ टॉपिक कैसे हैं हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो इस टॉपिक की हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं और ये गारंटी की बात है, आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से। जैसे कि मैंने बताया पिछली बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे नीट के अंदर, इस बार भी इसमें से नीट में से काफी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए इस टॉपिक में से क्वेश्चन के सही होने की संभावनाएं बहुत हैं अगर आपको पूरा टॉपिक क्लियर है तो। और बहुत ही ये सिंपल है। इसलिए क्या है कि आप इस टॉपिक को ध्यान से और उससे पढ़ें, है ना, आप उस टॉपिक को ध्यान से और आराम से पढ़ें, ठीक बात है, और ध्यान लगा के पढ़ें। तो इस टॉपिक को जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे नेम है इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है? हेल्थ को आपने देख लिया है। हेल्थ किसे कहते हैं? जब कोई भी डिजीज ना हो, जब डिजीज ना हो, डिजीज फ्री हो पर्सन, हेल्दी हो, उसको हेल्दी बोला जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, जो कॉमन भाषा में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलॉन्ग विद दियर नॉर्मल फंक्शंस। यानी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे अलॉन्ग विद दियर नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनको वो जो है डिजीज फ्री हो, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअली में ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये डेफिनेशन बनाई, इसीलिए मैंने लिखा है आपके सामने इसको। हालांकि ये सारी डेफिनेशन NCERT में है, ये डेफिनेशन NCERT के लिए है मैंने आपको एज सच। और आप इसका मतलब क्या है? दी टोटल वेलबींग, जैसे आप देख रहे हो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी टोटल वेलबींग होना चाहिए। इसमें टोटल वेलबींग का मतलब है सब कुछ सही। इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गन है या जो भी कंसर्न है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो भी ऑर्गन कंसर्न है, वो सभी टोटली सही होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या, किस हिसाब से, फिजिकली भी हो, इमोशनली भी, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के 4 एस्पेक्ट लिए हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये कोई डेफिनेशन मैंने अपने दिमाग की उपज नहीं है मेरे की, ये बिल्कुल NCERT में है, इसी तरह आपको ये पढ़नी है, ठीक बात है। तो ये तो कहा गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर 1951 के अंदर सबसे पहले फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी। जब भी हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंट फॉरेन देशी होने के बाद 1947 के उसके बाद 1951 में जो है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। एक्चुअली में क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में क्या है कि 1900 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो थी 2 बिलियन, और 2000 में आते आते ये रॉकेटेड हो गई 6 बिलियन। आप ये देखिए रॉकेटेड इतनी ज्यादा हो गई।
2 से लेके 6 बिलियन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन, जिसे हम 35 करोड़ भी कह सकते हैं। और 2000 तक आते आते, ये है 1947 की कहानी, 1947 की कहानी है। और मई 2000 में करीब 50 साल बाद ही ये जनसंख्या कितनी हो गई? 1000 मिलियन। 1000 मिलियन को आप 1 बिलियन भी कह सकते हैं, 1 बिलियन। और अगर आप आज की स्थिति देखें तो वो जनसंख्या है इंडिया की 1.3 बिलियन या इससे भी ज्यादा। आपने खुद देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 135 करोड़ या 130 करोड़, जो हम वर्ड बोलते हैं वो ये है 130 करोड़, 1.3। आज की कंडीशन में हर 6th पर्सन जो है वर्ल्ड में वो इंडियन है। अगर हम चाइना और इंडिया को दोनों को जोड़ दें तो आप ये मान के चलें कि 1/3 पॉपुलेशन इन दोनों कंट्री की है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब क्या होगा? जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है हिंदुस्तान की, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 30 साल में या 33 साल में ये डबल हो जाएगी। तो अब ये बताइए खाने के लिए कहां से लाएंगे? रिसोर्सेज चाहिए। अब भाई स्पेस तो वही रहेगा, हमारा इंडिया का कोई क्षेत्रफल थोड़ी घट जाएगा, स्पेस तो वही रहेगा। उसी स्पेस में डबल पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा? अकोमोडेट, और फिर उसको फीडिंग करने के लिए उतना ही आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, डबल न्यूट्रिशन। तो इट्स प्रॉब्लम। तो इस तरह जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इसको कहते हैं रॉकेटेड। इसका मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेटेड का मतलब ये है कि जो एक्सप्लोजन टाइप में हो रहा है, एकदम जैसी जनसंख्या बढ़ रही है। इस समय इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताया जा रहा है, एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूं, वो है 1.7% ग्रोथ। जो इंक्रीजिंग जो ग्रोथ रेट है, जो बढ़ रही है, इस लेवल पर बढ़ रही है। देखिए है क्या, इंडिपेंडेंट के बाद से इंडिया ने कई चीजों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे यहां ये तीनों चीज, इन्फेंट मोर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इन तीनों चीजों में डिक्लाइनमेंट हुआ है। इन तीन चीजों में क्या हुआ है? डिक्लाइनमेंट। जब इनमें डिक्लाइनमेंट होगा तो अपने आप जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ज्यादा बचेंगे, यानी वो लिव ज्यादा होंगे, काफी टाइम तक रहेंगे। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज फ्री। जब डिजीज कम होगी, जब आदमी को फैसिलिटी ज्यादा मिल रही होंगी, जैसे डिजीज होती है, कैंसर हो गई और डिजीज है, हार्ट की है, हाइपरटेंशन है, अगर इनका इलाज सही से होगा तो आपको बताया कि जो लॉन्गेविटी है बढ़ेगी ना, तो उस चीज को कहते हैं मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है किसी की क्वालिटी में बदलाव आना, यानी डेथ का जो या डिजीज का रेट कम होना। तो डिजीज कम होने से भी क्या है, जो लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगा। इसलिए आप देख रहे हैं इंडिया में लाइफ की एक्सपेक्टेंसी का जो एवरेज है वो भी बढ़ रहा है ना। तो उसके कारण कुल जो लाइफ बर्थ है वो ज्यादा होंगी तो जनसंख्या ज्यादा होगी। ये भी एक रीजन है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी का कम होना, मैटरनल मोर्टिलिटी का कम होना, यानी ये बच्चा, ये चच्चा हिंदी में,
जैसे आपने देखा होगा हिंदी में जितने होते हैं डॉक्टर होते हैं, कहते हैं ना, वहाँ जो भी है रूरल प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने बहुत ही हेल्प के लिए आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स उनको लगाया हुआ ताकि लोगों को, ग्रामीण लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा सके, हेल्थ, हाइजीन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, चाइल्ड केयर से रिलेटेड। इसलिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या था, लोगों को अवेयर करना था, जनसंख्या को अवेयर करना था रिगार्डिंग दी हेल्थ एंड चाइल्ड केयर एंड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिजीजेज जैसे STD, STI, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। तो इन सब के लिए प्रिंट मीडिया, ऑडियो, विजुअल, एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स, इन सब का सहारा लिया गया। ऑल दीज हैव बीन यूज्ड। तो पूरे एक हेल्थ से रिगार्डिंग, रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग, हेल्थ हाइजीन से रिगार्डिंग, प्रिंट मीडिया में, ऑडियो विजुअल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, बोथ बाय द गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक कॉमन एस्पेक्ट है जो कि आपके NCERT में लिखा हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। लोगों को, क्योंकि आप जानते हो हमारे कंट्री के अंदर एजुकेशन था पहले बहुत कम, अब तो एजुकेशन काफी बढ़ रहा है। दूसरा क्या था कि जो फीटिसाइड था वो बहुत था, आज भी है। बहुत से लोग जो है अपने बेटे की चाहत में बच्चियों की बलि चढ़ा देते हैं। कितना हीनस क्राइम है ये। जो एक गर्ल चाइल्ड, जिस बच्चे को जीवन माना चाहिए, अगर आप एक बात को फील कीजिए, अगर बच्चियां ही नहीं होंगी फिर आगे बच्चे कहां से आएंगे। तो जो गर्ल चाइल्ड है उसका भी जो है केयरिंग उतना ही करना चाहिए जितना कि बॉय का केयरिंग की जाती है फैमिली में। तो इसलिए आपको ये पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी जैसे गर्ल चाइल्ड की एज बढ़ाई कि उनकी मैरिज एक टाइम पर हो 18 ईयर्स, बॉयज के लिए 21 ईयर्स। ये एक स्टैट्यूटरी है, यानी गवर्नमेंट की ओर से, वैधानिक कहते हैं इसको हिंदी में, वैधानिक। ये सब पार्लियामेंट से पास किए गए एक्ट हैं। इसी प्रकार से क्योंकि फोर्टिसाइड बहुत था तो कुछ टेक्निक ऐसी हैं उनको गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा। जैसे एक टेक्निक है, आपको बताता हूं मैं, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का नाम है। ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, पहले इसके बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये किसके लिए थी ओरिजिनली, बाद में क्या क्या हुआ। आज ये टेक्निक बैंड है। जैसे आपको बताऊं गवर्नमेंट को बैंड क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये मिसयूज होने लगे फॉर फीमेल फोर्टिसाइड, यानी फीमेल बच्चे को मारने के लिए। तो ये किस्म का हीनस क्राइम था। तो जिस बच्ची को जीवन में आने से पहले, दुनिया देखने से पहले ही मार दिया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी इसको बैन किया, एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली क्या है, आपके NCERT में ये टेक्निक दी हुई है, इसलिए टेक्निक मुझे बतानी पड़ेगी, पर आज बताया था आज के टाइम पे ये बैंड है। ऐसे ही बताऊं, अल्ट्रा जो साउंड है उसके वहां भी हर डॉक्टर के यहाँ जाके लिखा रहता है स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब ये होता है वैधानिक चेतावनी। वैधानिक का मतलब गवर्नमेंट की ओर से कि ऐसा है कि आप किसी भी बच्चे का लिंग नहीं बताएंगे। लिंग का मतलब सेक्स नहीं बताएंगे आप।
तो ये एमनियोसेंटेसिस का जो मिसयूज होता था, एक्चुअली में इस टेक्निक का जो मेजरली जो यूज था वो था टू डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो ये एक ऐसी टेक्निक थी, प्रोसीजर है, जिसके तहत क्या था, प्रीनेटल डायग्नोसिस। इट वाज मीन फॉर द एमनियोसेंटेसिस वाज मीन फॉर द इट वाज मीन फॉर द प्रीनेटल diagnosis of various chromosomal defects। यानी मोर देन 40 क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इस टेक्निक के इस्तेमाल से बताए जा सकते हैं। क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इन द नियोनेट, जो बर्थ से पहले वाले में, उसमें बताने के लिए, फीटस बताने के लिए क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, या इन्हें क्रोमोसोमल सिंड्रोम भी कह सकते हो आप, लाइक डाउन सिंड्रोम, जिसे क्रोमोसोमल ट्राइसोमी जो है 21 क्रोमोसोमल ट्राइसोमी भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम्स। स्पाइना बाइफिडा यानी न्यूरल डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस एटसेट्रा, इन सबको डिफेक्ट्स को बताने के लिए ये था पर्पज, एक्चुअली ये था। इस टेक्निक में क्या होता है बताऊंगा, और ये कब टेक्निक एप्लीकेबल होती है, तो ये सब के लिए था ये जो है एमनियोसेंटेसिस, ये जो है इन सबको बताने के लिए। हाँ, पर इसमें क्या नहीं बता सकते थे, कुछ जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं बच्चे में, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स लाइक क्लेफ्ट पैलेट, हार्ट डिफेक्ट्स, वो इस टेक्निक से नहीं बताए जा सकते। तो हर चीज के कॉन्स एंड प्रॉन्स होते हैं, कॉन्स एंड प्रोस, तो ये है भाई, ठीक है, ये नहीं बता सकते इस टेक्निक के थ्रू। पर ये एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, ये एक प्रोसीजर है, इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर बाय विच It is a medical procedure by which a hollow needle is injected into the uterus of the pregnant woman to extract the amniotic fluid containing एमनियोसाइट सेल या एमनियोन सेल्स। एक्चुअली में क्या होगा, एक नीडल इंजेक्ट की जाएगी, जो बच्चा है फीटस उसकी माँ के उसमें, और जो पेट में वो इंजेक्ट करने के बाद वहां से एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो जिसके थ्रू बच्चा जो शॉक में नहीं आता, उसी में फ्लो कर रहा होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में एमनियोन सेल होती है, तो उन सेल्स को, एमनियोटिक सेल्स को का क्या करते हैं, कैरियोटाइप, और उसकी कल्चरिंग करते हैं। तो जब उसकी कैरियोटाइप करते हैं और कल्चरिंग करते हैं, तो उस समय हम ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, तब उस समय बता सकते हैं। ठीक बात है। इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि उस समय जब उसको एग्जामिन करते हैं तो मिसयूज के कंडीशन में सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी बताया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को ये बैन करना पड़ा, क्योंकि इस चीज का लोग इस्तेमाल किसमें,
करते थे मिसयूज फीटिसाइड के, और ये मालूम पड़ जाए कि ये गर्ल चाइल्ड है तो उस बच्चे को क्या करा देते थे बहुत से लोग, अबॉर्ट। तो अबॉर्ट कराने का इसको बेंड करना पड़ा गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ, जो कि इंडिया जैसी इंडियन कंट्री जैसे के लिए बिल्कुल सही कदम था, बिल्कुल राइट स्टेप। कुछ कंट्रियों में ये बैन नहीं है, हमारे इंडिया में बैन है, राइटली सो। ये जो एम्नियोसेंटेसिस जो है ये कब एक्सरसाइज की जाती है विधि है, एक्चुअली इसका जो सबसे बेस्ट पीरियड है वो 15 से लेकर के 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एक्चुअली में 3.5 मंथ से लेकर के 4.5 मंथ के बीच में अप्लाई, क्योंकि जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 40 वीक्स का होता है। तो देख लिया 20 तक हो गया तो हो गया ना 4.5 मंथ, 3.5 से 4.5। कुछ किताबें आपको ये 3 से लेकर के 4 मंथ भी कह देती है, तो यानी 1-2 वीक पीछे हो, 14 हो जाए, 1-2 वीक हो जाए तो वो चलेगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी एक और मैं बताऊंगा आपको ड्रॉबैक, इसके टेक्निक से कई बार मिसकैरिएज भी हो सकता है। मिसकैरिएज का मतलब होता है अबॉर्शन, मिसकैरिएज भी हो जाता है। तो जो टेक्निक थी वो किसके लिए थी, वो किसी एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट को बताने के लिए थी। वो प्रोसीजर जिसमें होलो नीडल को एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस तक पहुंचाया जाता है और वहां से एक एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग दी एमनियोसाइटिक सेल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको कल्चर करके एग्जाम किया जाता है। उसके सारे कई डिफेक्ट्स बताए जा सकते हैं। प्रीनेटल का मतलब है बर्थ से पहले, तो ये काम होता था, पर आज इसको बंद करना पड़ा स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ, नहीं तो जेल होगी या जो भी नियम है कानूनी कार्रवाई होगी। एंड दिस इज द राइट सो स्टेप फॉर आवर कंट्री, ठीक है। तो एक विधि थी एम्नियोसेंटेसिस, कब अप्लाई होती है, क्या काम था, क्यों बैंड करना पड़ा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए भी इस्तेमाल होने लग गया। क्यों आगे जाके आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में एक बार बॉडी नाम की चीज होती है, क्योंकि जो ह्यूमन के अंदर जो है फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में होता है सिंगल। तो वन ऑफ दी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक हीटेरो क्रोमेटिन स्टेट में होता है, बार बॉडी के रूप में, डार्कली स्टेन्ड बॉडी के रूप में, जिसे कहते हैं बार बॉडी। आगे जाके पढ़ोगे जेनेटिक्स में आप ह्यूमन जेनेटिक्स, इसलिए अभी तो नहीं बता रहा मैं, इसलिए मैं उस सिरदर्दी में नहीं लेके जाऊंगा अभी आपको, आपके ऊपर एक और वजन बढ़ा दूं उस समय, वो नहीं, वो राइटली जब टाइम आएगा जब बताएंगे एप्रोप्रिएट टाइम। ओके, ये अब बच्चों क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है तो जनसंख्या को कंट्रोल भी करना है, तो आपको जो है डिफरेंट काइंड के मेथड भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं वो हम बताएंगे। तो पहले हम उन मेथड्स के नाम लिखेंगे, फिर उनको 1 by 1 एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, ठीक बात है। तो हम पहले सबसे पहले आपको जो है उसमें लेके चलते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। एक है सबसे पहले नेचुरल, दूसरे हैं बैरियर मेथड, बैरियर मेथड के बाद में है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, चौथे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। जो फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया था, जो मैंने आपसे कही थी इंडिया में 1951 से फैमिली प्लानिंग था। ये देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बाद में है
इम्प्लांट्स इंजेक्शन के रूप में होने वाले इंजेक्टेबल्स, छठे हैं इम्प्लांट्स, और सातवें हैं स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड जो मेन मेथड है वो मैंने लिखे हैं आपके सामने। ये 7 प्रकार के मेन मेथड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में होते हैं। अब ये जो नेचुरल मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, ये फर्दर 3 प्रकार के हैं। एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड इसलिए कैसे कैलेंडर में आप जो है 1, 2, 3 डेज का ध्यान रखते हैं, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड एक ही बात है। दूसरा है विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड, और तीसरा है इसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो इसमें 3 आ गए। जो पहले में नेचुरल मेथड में मैंने आपको इसमें 3 किस्म के बता दिए, ऐसे ही मैं आपको बैरियर मेथड कई प्रकार के बताऊंगा, आईयूडी में आपको कई प्रकार के बताऊंगा, ओरल कंट्रासेप्टिव कई प्रकार के बताऊंगा, ये भी कई प्रकार के बताऊंगा, ये भी नहीं, ये जो इम्प्लांट्स कई प्रकार के बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। तो ये सारे मेथड बताना ही है। इसलिए आपको बताऊं मैंने टॉपिक का नाम रखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट क्यों कहा था? क्योंकि आज की पढ़ाई से पूरा नहीं होगा ये टॉपिक, इसकी वीडियो और बनानी पड़ेगी। 1 बनेगी या 2 बनेगी, जितनी बनेगी बनाएंगे। पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जिस प्रकार से मैं टॉप पढ़ा रहा हूं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी में से। तो अब मैं इसमें सबसे पहले नेचुरल मेथड को लेकर चल रहा हूं, ठीक बात है। बारी बारी से फिर मुझे पता लगता रहेगा। उसके बाद में मैं सेकंड मेथड जो लेने जा रहा हूं वो मैंने आपको बता ही दिया, वो कौन सा मेथड है वो मैंने बता दिया। उसके बाद में मैं बैरियर मेथड लूंगा, फिर मैं ये आईयूडी लूंगा, फिर ओरल कंट्रासेप्टिव लूंगा, फिर इंजेक्टेबल्स लूंगा, फिर इम्प्लांट्स लूंगा, ये सारे लूंगा बारी बारी से। तो मैं सबसे पहले अब इसमें लेके चल रहा हूं नेचुरल मेथड। सबसे पहले हमने लिया था नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड की सबसे बड़ा जो फायदा है, नुकसान है, वो क्या है वो सुन लीजिए आप फैमिली प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे बड़ा इसका जो नेचुरल मेथड का कोई गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती इसके लिए, कोई ये किसी गवर्नमेंट के प्लानिंग और उसके तहत नहीं है। आगे बात समझ में, ये कोई किसी के द्वारा फोर्स नहीं है। ये तो नेचुरल का मतलब है कि जिसके लिए कोई भी इंड्यूसिंग नहीं है, फॉलो न करना उस पर्सन की अपनी जिम्मेवारी है या उसका अपनी इच्छा है, इंटेंशनल है उसके ऊपर। तो ये नेचुरल मेथड जो होते हैं, जो नेचुरल मेथड है, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि ना तो इसमें कोई, इस मेथड में ना तो कोई केमिकल का इस्तेमाल रहा है हो। जब केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, वो नेचुरल है, तो साइड इफेक्ट होने का कोई भी मतलब नहीं होता। पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस मेथड की, ये इफेक्टिव कम है, इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है, यानी फेलियर के चांस सबसे ज्यादा है। अगर आपको बताऊं मैं, जो लास्ट मेथड जो मैंने बताया था आपको स्टरलाइजेशन, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उसकी, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी उसकी,
कि वो रिवर्सिबल मेथड नहीं था, यानी दूसरी भाषा में कहूं तो उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर थी, दैट वाज वेरी पुअर। यानी आप उसकी अगर रिवर्सल करना चाहें, उसको ठीक करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। जो लास्ट वाला मेथड था स्टेरिलाइजेशन, जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए, और मेल के लिए कहते हैं वासेक्टोमी, बताएंगे आपको हम। अब उसके बारे में विचार ही नहीं कर रहे अभी हम तो फिलहाल में आपको किसके बारे में बता रहे, नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में मैंने 3 प्रकार के बताए थे आपको, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये पहले में था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसे मैंने रिदम मेथड ही बोला था। दूसरा था विड्रॉल, और क्वाइटस इंटरप्टस, और थर्ड था बेटा लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो मैं ये पीरियड ये तो मैंने बता दिया। वैसे भी बताऊं आपको, मैं एक बात आपको मैं सबको बता देना चाहता हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो कैसे होना चाहिए। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो हो रहा है, यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, किसका यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है उसकी कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए ना, कैसा होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो उसके लिए सुनिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये नेचुरल के बारे में बात नहीं हो, क्योंकि नेचुरल मेथड तो नेचुरल है, बाकी तो नेचुरल नहीं है ना। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो यानी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो पहचान है वो क्या है, बच्चों में बताता हूं। पहली पहचान है वो जो है यूजर फ्रेंडली होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी चीप होता है। बहुत महंगा होगा तो सही नहीं, कैसे आदमी खरीदेगा। तो ये यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब जिस मेथड के यूज किया रहा है उसका काम को पूरा करे, इफेक्टिव। इको फ्रेंडली होता है, एंड इट शुड नॉट इंटरफियर इन और हर सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्सपीरियंस और प्लेजर, और इंटरफियर इन दियर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसमें भी इंटरफेरेंस ना हो उसका किसी प्रकार का। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की होती है। और दूसरा पॉइंट, नो साइड इफेक्ट और मिनिमम साइड इफेक्ट, उसका कोई भी साइड इफेक्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए। अब आप कहेंगे आपने दोनों वर्ड इस्तेमाल कर दिए इसमें, नो साइड इफेक्ट भी बोल दिया और आपने साथ में ये भी कह दिया कि मिनिमम साइड इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेचुरल को छोड़ करके कोई भी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो। कुछ न कुछ साइड इफेक्ट तो होते हैं बच्चों, 100% सेफ कोई नहीं होता। तो इसलिए वो जो साइड इफेक्ट हो वो मिनिमम हो, इसलिए ये वर्ड बोला जाता है। आई थिंक सभी बच्चों को ये पॉइंट जो नोट डाउन कर लेंगे और उनके समझ में भी सही आएगा हम जो कहना चाह रहे हैं।
तो ये तो मैंने जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई, यानी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। एक बात और, यानी अवेलेबिलिटी भी ऐसी नहीं हो गई कहीं मार्केट में जगह मिल रहा है, नहीं, इजीली अवेलेबल, ये भी लिख सकते हो आप, इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, यानी यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, और साथ में उनकी जो सेक्सुअल प्लेजर वगैरह में, सेक्सुअल डिजायर में, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, या सेक्सुअल एक्सपीरियंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसके मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए या नो साइड इफेक्ट होने चाहिए। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो नेचुरल मेथड में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पे यूज किए जा रहे हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि इसमें किसी केमिकल्स का उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। तो नेचुरल में कौन कौन सा, एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है कि आपको इसको रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड क्यों कहा जा रहा था, मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि जो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, इसमें नॉलेज चाहिए कुछ पर्सन को, नॉलेज। कैसे? आपने देखा था कि जो ह्यूमन फीमेल का जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, जो कि आपको मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ाया था, और साथ में बताया था उसके मिड ऑफ साइकिल में 14 डे पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था। 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ था, ये भी बताया था मैंने आपको, याद है ना बच्चों आपको? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसके मिड ऑफ साइकिल में हुआ था, ये 1 डे है, ये 28 यानी जो 28वां दिन है वो है ये लास्ट वाला डे, ये डे है, ये फर्स्ट डे है, और ये इसमें ओव्यूलेशन हो रहा है। आप जानते हैं कि वो साइकिल ऑफ कोर्स शॉर्ट भी हो सकता था, 20 डे का भी हो सकता है, एंड लॉन्गेस्ट लॉन्ग 45 डे का भी हो सकता था। मैंने बताया आपको ये बात। एक बात आपको मैंने बताई थी कि मेन चीज जो है इसमें, इस पीरियड में मैंने आपको ये बताई कि ओव्यूलेशन के केस में अगर जो स्पर्म होता है उसका लाइफ स्पैन जनरली तो 2 to 3 डे होता है या 2 डेज होता है, पर मैक्सिमली वो 5 डेज तक हो सकता है स्पर्म का इनसाइड द ह्यूमन फीमेल। मैंने 5 डे आपको बता रखा है, पर ओवम का सेकेंडरी oocyte का मैक्सिमम टाइम, ओवम का जिसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte था जिस समय ये रिलीज किया गया था, उसका जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन था वो कितना था, 24 आवर्स। और जब भी ये मोस्ट इफेक्टिव कब था कि 12 घंटे से पहले रिलीज के बाद फर्टिलाइज जाए, तो उस समय ज्यादा चांस थे, पर फिर भी मैक्सिमम टाइम पे 24 था। ठीक बात है। एक बात आप एक बार सोचिए 1 मिनट के लिए, मैं ये बोलता हूं आपको मैंने ये बताया था, जो सीक्रेटरी फेस होता है वो मोर और लेस कांस्टेंट होता है। जनरली कईयों में अगर 32 का हुआ लाइफ साइकिल, 32 में से 14 घटाइए, तुम 14 का होता तो 12 में से 4 गए तो क्या बचे 6, और 3 में से ये 2 में से गए तो 1 बचा 16। देखिए 16, 12 में से 4 जाते तो क्या बचता है, 8 होता है ना, 8 4 12 है ना। हम मानते हैं 30 तक का मानते हैं, 8 बचता। ठीक है यार, ये तो मैथमेटिक्स है, सिंपली यू हैव टू यूज इट। ये अलजेब्रिक के लिए, आई एम नॉट मीट फॉर दिस, आई एम मीट फॉर द टीचिंग यू बायोलॉजी। ओके, फिर भी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली डेट निकाल के दिखाऊंगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करिए 14 डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है 1 मिनट के लिए, और आप ये बताइए, और 10th डे पे क्वाइशन किया गया है, क्वाइशन का मतलब है इंटरकोर्स, यानी कपल के अंदर 10th डे पे क्वाइशन किया गया है, तो एक आधी स्पर्म 14 डे जब हुआ, एक आधी स्पर्म 14 डे तक क्या रह सकता है, लाइव, और वो क्या कर सकता है,
फर्टिलाइज कर सकता है। आगे बात समझ। और अगर देखिए पर ओवम तो सिर्फ 1 डे ही रहेगा, अगर वो 15वें दिन हुआ है तो जो क्वाइशन हुआ है 16 डे वो भी कर सकता है। अगर डे जो है 14 न होकर के आगे 30 दिन का होता, साइकिल 30 दिन का होता, तो 16वें दिन क्या होता? ओवुलेशन होता। 16वें दिन ही तो होता मेंस्ट्रुएशन के, क्यों 14 को घटा दो ना, सीक्रेटरी फेज तो मोर और लेस सेम होता, 30 में 16। अगर 16वें दिन ओवुलेशन होता और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स 70 डे भी होता 17वें दिन, तब भी क्या होता? तब भी उसको फर्टिलाइज कर सकता था। ये बात आप सुन भी चुके हो। जैसे जैसे ये शॉर्ट या लॉन्ग होता जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलिटी के चांस कम होते जाएंगे। ठीक बात है, फर्टिलिटी के चांस कम होते जाएंगे। तो जैसे 30 का हो गया 32 का, तो वैसे ही फर्टिलिटी के चांस कम होते जा रहे हैं। ये कोई एब्सोल्यूट मेथड नहीं है, मैं जो बता रहा हूं आपको। तो हम ये मानते हैं क्योंकि स्पर्म ओवम तो एक ही दिन रहेगा, इसलिए एक टाइम कैलेंडर पीरियड माना गया है जिस फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से, जिस दिन पहले दिन बिगिनिंग हुई थी मेंस्ट्रुएशन की फर्स्ट डे से, ये कहा जाता है लेडी को पता होना चाहिए फर्स्ट डे से। तो 10 से लेकर के किससे 10 से लेकर के 17 डेज का जो पीरियड है इसको एब्स्टिनेंस पीरियड माना जाता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। यानी उस समय कोहैबिटेशन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर यही टाइम पीरियड होगा जिसमें ओवुलेशन होगा, तो 10 से लेके 70 दिन का टाइम पीरियड, 10 टू लेके 17 पीरियड का टाइम पीरियड। तो ये 1 वीक का पीरियड जो है, ये 1 वीक, देखो भाई मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड होता है 4 दिन तक का, 3 से 5 दिन, एवरेज है 4 दिन। तो लेडी को आमतौर पर बताया जाता है कि जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाए उसके 1 वीक बाद तक कोहैबिटेशन किया जा सकता है, और फिर 1 वीक का ब्रेक, और फिर उस 1 वीक के ब्रेक के बाद फिर कोहैबिटेशन किया जा सकता है। आप ये खुद देख लीजिए, 4 7 4 10, 4 के बाद में क्या आता है 7 7 4 11 होते हैं। आप ये 3 दिन का मानो, हमने 3 माना था, 3 डे का एवरेज में 3 के बाद में 7 जोड़ दिए 10, 10 से लेके 7 से लेके कितने हो गए 7 3 10 17, 17 के बाद में 7 7 7 24 या 25, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन खुद भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कैलेंडर मेथड कहने के पीछे यही था कि इसमें एक कैलेंडर का जैसे इस्तेमाल होता है वैसे करना पड़ेगा, कि यानी पहले ये देखना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन कितने दिन चला, मेंस्ट्रुएशन 3 दिन चला या 4 दिन, उसके 7 दिन तक कोहैबिटेशन किया जा सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद में 7 दिन तक बंद, फिर उसके 7 दिन तक किया जा सकता है, फिर उसके बाद में 7 दिन के बाद में फिर जो है बॉडी में क्रैम्प वगैरह चालू हो जाएंगे, फिर मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद में फिर मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाए, उसके बाद नहीं, ऐसे। तो ये क्या हो गए रिदम मेथड, रिदम आ गया, कैलेंडर मेथड। पीरियोडिकली एब्स्टिनेंस क्यों कहा जा रहा है? 10 to 17 डेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना है कपल के बीच में, जो मेरे कपल हैं अवॉइड करें। अगर मान लीजिए उनके बच्चे नहीं होते, सुनिए ये फैमिली प्लानिंग का ये दूसरे रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? अगर किसी के 2 साल से मैरिज हो गई और फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, दोनों की उम्र खूब है, 28 साल 30 साल की उम्र है, उन्हें बच्चा चाहिए, तो ये टाइम पीरियड 10 to 17 है, तो ये मोस्ट कोहैबिटेशन डे माना जाएगा। तो ये इसलिए कहा गया है इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कैलेंडर मेथड। तो ये भी है, ये कोई 100% सक्सेसफुल मेथड नहीं है, फिर भी ये बता दिया आपको। तो कैलेंडर मेथड होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। कहने का मतलब है अगर गांव की भाषा में कहूं तो इस टाइम पीरियड में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको इस पीरियड में एब्स्टिनेंस करना है कपल को। तो ये भी एक मेथड होता है। अच्छा, दूसरा है
ये तो होगा पीरियोडिक कैप्सूल। दूसरा है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होता है, विड्रॉल मेथड में क्या होता है कि जो इजाकुलेशन होता है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी जो डिस्चार्ज है, सीमन का जो डिस्चार्ज है, इजाकुलेशन है या इंसेमिनेशन इनसाइड दी बॉडी नहीं है, यानी वजाइना के अंदर नहीं है, आउटसाइड दैट, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो वजाइना के पास होगा। तो ये होता है विड्रॉल मेथड, या इसको कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, क्योंकि क्वाइशन को रोकना है, इजाकुलेशन को निकलने से रोकना, इसलिए कहा क्वाइटस इंटरप्टस, विड्रॉल मेथड। ये इनके सक्सेस थोड़े से कम होते हैं, फेलियर ज्यादा होता है इन सभी का। लास्ट मेथड है इसमें नेचुरल में लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है कि बच्चा बोर्न होने के बाद माँ बच्चे को फीडिंग कराती है। क्या कराती है? फीडिंग। लैक्टेशनल, आपको पता है लैक्टेशनल हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है लैक्टेशनल कहते हैं क्योंकि, और लेट डाउन के लिए कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। ये लेट डाउन ऑफ मिल्क में होता है, लेट डाउन ऑफ मिल्क, जबकि लैक्टेशनल रोल किसका? प्रोलैक्टिन का। तो बच्चे को जब फीडिंग कराई जाती है मदर के द्वारा, तो वो भी एक किस्म का एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। पर लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है कि जो लैक्टेटिंग मदर है बालक की, वो कैसी होनी चाहिए? इंटेंस लैक्टेशन। कैसा होना चाहिए? इसमें ये वर्ड नोट करने का है, इंटेंस लैक्टेशन। यानी जब इंटेंस लैक्टेशन होगा तो उस समय क्या होगा? वुमेन के अंदर पार्टूरिशन के बाद, यानी बर्थ ऑफ द बेबी के बाद, उसमें क्या होगा? एमेनोरिया होगा। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया, ए लग गया ना, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पर ये मेथड ओनली एप्लीकेबल है अप टू द 6 मंथ, मैक्सिमम एप्लीकेबल है अप टू द 6 मंथ, यानी 6 मंथ से ज्यादा नहीं। उसमें एक कंडीशन और थी बेटा, क्या थी इसमें कंडीशन में? रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो जो लेडी है, जो वुमेन है, जो लैक्टेटिंग मदर है बच्चे की, उसमें क्या होना चाहिए? वो इंटेंस लैक्टेटिंग करती नहीं चाहिए। मालूम पड़ा कि जो ब्रेस्ट से जो है दूध निकल के नहीं आ रहा बच्चे को, जब दूध नहीं निकल के आ रहा तो उस समय प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। वैसे ही आपने देख लिया होगा जो गांव में बहन भाइयों के बीच में कई बार आपने देखा होगा, उनमें गैप जो है 1 साल का ही हो पाता है। जो 9 मंथ गेस्टेशन, 3 मंथ बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई लेडी, इसका मतलब उसमें इंटेंस क्या था? इंटेंस लैक्टेशन नहीं रही होगी। नहीं तो अपने आप में इंटेंस लैक्टेशन 6 महीने तक तो क्या करता है? वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ही क्या रखता है? बंद रखता है। बच्चा जब फीडिंग करता रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो क्या होता है? जब वो ब्रेस्ट फीडिंग चलती रहती है और मेंस्ट्रुएशन बंद रहता है। पर ये एप्लीकेबल कब तक है? 6 मंथ तक। तो ये जो मेथड थे, ये नेचुरल मेथड से जो मैंने आपको बताया, ये जो नेचुरल मेथड थे, ये बहुत ही कैसे मेथड थे? इनमें कहीं कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं था। पर प्रॉब्लम क्या थी? इनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे ये जो है, इसका कैलेंडर मेथड 15% के करीब फेलियरनेस है, 15%। विड्रॉल भी काफी है, विड्रॉल भी 10% के करीब फेलियर है। लाइकवाइज ये भी है, लैक्टेशनल का भी यही हाल है फेलियर का, यानी इन मेथड के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनका फेलियर रेट ज्यादा है। ठीक बात है। इसके बाद में अब मैंने ये तो बता दिया नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के बाद में दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो बताया था, बैरियर मेथड,
इसमें क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट फिजिकली, वो फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आते, या दूसरी भाषा में कहूं तो द ओवा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द fertilization by the sperm, यानी egg is prevented from the fertilization by the sperm because of certain barrier रूप में। ये बैरियर भी दो प्रकार के मेथड है, एक है मेथड में कंडोम्स, देखो बेटा, जो मेल के अंदर जो यूज होते हैं रबर के बने मेथड्स, कंडोम्स किसके बने होते हैं, रबर और ये लेटेक्स, उसके बने थिन रबर या लेटेक्स के बने होते हैं, जो कि ये यूज किया जाता है कवर द पेंस। मेल कंडोम भी होते हैं, ऐसे ही फीमेल कंडोम भी होते हैं, जिन्हें कहते हैं फीमेल कंडोम को फेमिडोम्स। मैं आपको बताऊं, फेमिडोम्स कम यूज होते हैं, इंडिया में भी हैं ये, पर ये कम यूज होते हैं फेमिडोम्स, मेजरली कंडोम्स यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सीमन इज नॉट डिपॉजिटेड इन दी वजाइना ऑफ द फीमेल। जब डिपॉजिट ही नहीं होगा तो एग और स्पर्म किसी प्रकार से कांटेक्ट में नहीं आएंगे। हाँ, पर एक चीज है दिक्कत, पर कई बार ये फेलियरनेस पॉसिबल है, कंडोम उतर जाए, बाई चांस स्लिपेज हो जाए या रप्चर हो जाए, तो वो एक साइड इफेक्ट्स बोले जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन है, फीमेल के भी कंडोम्स होते हैं, ये बताया मैंने, ये होते हैं। अच्छा, कंडोम का जो यूज होता है बैरियर मेथड का, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर इंडिया में नहीं। इंडिया में कौन है बताएंगे आपको हम, क्योंकि कंडोम का जो एक साइड इफेक्ट जो बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ये बताया जाता है कईयों के लिए तो जो लेटेक्स है वो थोड़ा एलर्जी काज कर सकता है, जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया में यानी स्किन में प्रॉब्लम काज कर सकता है मेल के, कई फ्यू केसेस में पाया गया है। कईयों में क्या है, कुछ कहते हैं कि इसमें इंटरफ्रेंस होता है इनकी प्लेजर में, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम प्लेजर में इंटरफ्रेंस होता है, वो चीज नहीं होता जो नेचुरल मेथड में आता है, इसलिए बताया गया है। इसलिए इंडिया में कम यूज होता है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मेथड होता है। फेमिडोम भी होता है जो फीमेल भी इस्तेमाल करती है, कंडोम, वो ये होता है। एक और होता है बैरियर में, जो फीमेल में इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से होते हैं, डायाफ्रागम, सर्वाइवल कैप्स, वांड्स, ये तीनों जो है ये भी बैरियर के रूप में यूज होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है बैरियर की, इसमें प्राइवेसी बनी रहती है। प्राइवेसी मींस जो यूजर है उसी को पता है, इसलिए कि हेल्प की नीड नहीं है। पर आपको एक बता दूं, ये डायाफ्रागम, सर्वाइवल कैप, वॉल्ट्स, ये जो ऊपर बैठे जो कंडोम्स थे, ये नॉन रीयूजेबल थे, नॉन रीयूजेबल, यानी एक बार यूज हो गए थ्रोन आउट। जबकि ये डायाफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स जो आते हैं, ये फीमेल के द्वारा यूज किए जाते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं, वाश आउट करने के बाद रीयूजेबल। इनका खास बात क्या होता है, डायाफ्रागम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, हेड टाइप का गोल गोल, सर्वर कैप भी वैसा ही होता है, वार्ड्स भी वैसा होता है। ये अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन द माउथ ऑफ द
सर्वेक्स। तो ये सर्वेक्स की एंट्री को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्वेक्स की एंट्री बंद की जाती है, क्यों? वजाइना के बाद में क्या होता है? सर्वेक्स, सर्विकल कैनाल। तो सर्विकल कैनाल के यानी वो जो पॉइंट था जिसे आप कहते थे ना, जो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, एक्सटर्नल ओज, वहां पे इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बात बता दूं, जो डायफ्रागम जो यूट्रस का साइज हर एक फीमेल का अलग अलग किस्म का होता है, इसलिए पहली बार जब इनका इस्तेमाल होता है डायफ्रागम का, तो उसमें किसी स्पेशलिस्ट का लाइक नर्सिस, वेल ट्रेन नर्स, डॉक्टर और हेल्थ वर्कर का यूज किया जाता है। वो बताता है, हेल्थ वर्कर फीमेल जो, वो बताएगी फीमेल को कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा डायफ्रागम यूज करने के लिए। तो ये डायफ्रागम वगैरह जो है यूज किए जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के कुछ घंटे बाद तक भी ये ऐसा रखी जाएंगे। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में, ये रिमूव कर दिए जाएंगे, रिमूव एंड वॉश विद वाटर। खास बात क्या है कि आप थ्रू आउट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फुल डे नहीं इनको छोड़ सकते। यानी जो वुमेन है वो फुल डे उसको लेफ्ट ओवर नहीं रख सकती इन हर बॉडी, क्योंकि सीमन को उनको बाद में इस डायफ्रागम को निकालना है। तो ये बैरियर मेथड है। तो उस समय क्या होता है कि जो वजाइना में डिस्चार्ज है, इंसेमिनेशन है, पर क्या करता है सर्वाइकल डायफ्रागम, सर्वाइकल कैपर वाल्व क्या करते हैं, ये स्पर्म की एंट्री को थ्रू सर्वेक्स अंदर जाने से क्या कर देते हैं, हिंड्रेंस, ये हिंड्रेंस का काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। तो इनका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, टू डायफ्रागम सर्वाइकल कैपर वाल्व का जो बेसिक फंक्शन वो क्या है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, कैसे लिखेंगे, टू प्रिवेंट द entry of sperm through cervix. या ऐसे कह सकते हो, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म टू द सर्वेक्स, सर्वेक्स में नहीं जाएगा, एंड हेंस अवॉइड द फर्टिलाइजेशन। ये डायफ्रागम सर्विकल कैप है। अच्छा, ये डायफ्रागम सर्विकल कैप उस समय और ज्यादा मैक्सिमली यूज हो सकते हैं इफ जेलीज फॉर्म अगर वहां पर जेलीज, फोम, स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड वजाइनल टैबलेट्स आर यूज, इनमें से कोई भी अगर यूज कर दिया जाए तो क्या होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब वजाइना में स्पर्म रिलीज किए जाएंगे तो ये जो जेलीज है फ्रॉथी मटेरियल हो जाएगा। वो स्पर्म को किल करने के लिए पहले ही वजाइना में स्पर्मिसाइडल क्रीम फोम लगाया हुआ है, तो वो और एक एडिशनल इफेक्ट लाएगी। यानी एडिशनल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, और ज्यादा फर्टिलाइजेशन के चांस घटेंगे। इनके साथ साथ डायफ्रागम सर्वाइकल कैप एंड वाल्व के साथ साथ अगर जेलीज, फोम, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और वजाइनल टैबलेट्स, वजाइना में टैबलेट भी प्लेस की जाती है, कुछ टाइम बाद में वो घुल जाती है और एक फ्रॉथी मटेरियल बन जाता है, फ्रॉथी मटेरियल, फॉग लाइक फ्रॉथी मटेरियल जैसे झाग बन जाते हैं ना, वो बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्पर्म्स के लिए जब कभी स्पर्म रिलीज किए जाते हैं तो क्या हो जाता है, उन पे कैसा इफेक्ट होता है, स्पर्मिसाइडल, स्पर्मेटोसाइडल, स्पर्मिसाइडल को या स्पर्मेटोसाइडल कहिए, स्पर्मेटोसाइडल का मतलब होता है स्पर्म को किल करना, किलिंग ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोसाइडल। तो इन सभी का इफेक्ट जेलीज का, फोम का और ये जो वजाइनल टैबलेट
क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले कपल को बताया जाता है कि वो 2 घंटा पहले 1 घंटा पहले वजाइनल टैबलेट रखी जा सकती है, बाद में वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो वो सब किसका इफेक्ट करते हैं? ये जो इफेक्ट था वो कई प्रकार से, जो डायफ्रागम सर्वाइकल कैप वाल्व का, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इफेक्ट वुड बी मल्टीप्लाइड। तो ये है, तो ये मैंने बैरियर मेथड बताया, बैरियर मेथड। हाँ, बैरियर मेथड में मैंने आपको बता दिया ये उनसे ज्यादा नेचुरल मेथड से ज्यादा इफेक्टिव थे। और जैसे कि आपने देखा है वर्ल्ड वाइड बैरियर मेथड में जो है, ये बैरियर मेथड जो आपने देखा कंडोम का, मेल कंडोम का इस्तेमाल होना वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा होता है। आज ये कई रूप में आते हैं, डॉटेड कंडोम, स्पॉटेड, स्किन सेट, ये सब किसके लिए होते हैं? इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य फ्रेगरेंस एंड प्लेजर को इनहेंस करने के लिए, जस्ट टू इनहेंस द प्लेजर ड्यूरिंग दी क्वेश्चन एक्ट। सिर्फ ये मतलब होता है। कंडोम भी यार डिफरेंट काइंड के हैं, ठीक है, ये आपने। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। तो आई फील कि बच्चों को दोनों जो मेथड थे, कौन कौन से मेथड थे, आज पार्ट 1 पढ़ाया है मैंने आपको, मैं कल पार्ट 2 लूँगा आपके सामने। आज पार्ट 1 में 2 प्रकार के मेथड लिए हैं। एक मैंने आपको एमनियोसेंटेसिस पढ़ाया है, दूसरे में एमनियोसेंटेसिस के बाद में जो मेन चीज़ पढ़ाई है मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, वो मैंने आपको नेचुरल मेथड पढ़ाया है। उसके बाद में मैंने आपको जो बैरियर मेथड पढ़ाया है, बैरियर मेथड में अब तक आप ये समझते होंगे कि सिर्फ जो है, आप एनसीईआरटी देखना, फीमेल का भी जो है जो कंडोम दिखा रखा है जिसे फेमिडोम कहते हैं, उसने वहाँ नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी में, उसी को फेमिडोम नाम नहीं दिया है, मैंने फेमिडोम नाम बता दिया है आपको, वहाँ दिखा रखा है एनसीईआरटी में, जब आप देखेंगे। तो इससे आगे की पढ़ाई मैं कल करूँगा आपको, और उसके बाद में लास्ट में फिर मैं इसकी रीकैप भी करूँगा। ठीक है बच्चों, आज की पढ़ाई में यही फिनिश करता हूँ, कल फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।